चलिए, अभी तक जो ये फॉर्मेट अपन लोगों ने देखा ना, तो थोड़ा सा मेरे साथ में इन्वॉल्व होके विजुलाइज करो और सोचो। फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर एन अमाउंट, ठीक है, ए से लेके सीक्वेंस में एच तक आना है। तो अपन क्या लिखते हैं? सबसे पहले एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस एज पर लिस्ट ए। तो उसमें वन बाय वन आप सारी उन एसेट्स को लिख दो जो कि कहीं पे भी स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है, उसका अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं? ए के बाद क्या आता है? लिस्ट बी आएगी ना। तो लिस्ट बी क्या है? एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी, उसके अंदर अपना फॉर्मेट है। तो उसमें सबसे पहले नेम ऑफ एसेट्स, अगला कॉलम है उसका एस्टिमेटेड वैल्यू, फिर उसके बाद में अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर का अमाउंट ज़्यादा है तो डेफिशिएंसी है जिसका पेमेंट लिस्ट ई के साथ होगा। और अगर एसेट्स के एस्टिमेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो जो सरप्लस बचेगा उसको आउटर कॉलम में लाने के लिए, आउटर कॉलम मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू के कॉलम में लाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सरप्लस एज पर लिस्ट बी। फिर लिस्ट ए और बी का जो सम आएगा ना, लिस्ट ए और बी का जो सम आता है, लिस्ट ए का और लिस्ट बी का जो सम आता है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद है। पर वो किस किस के लिए अवेलेबल है? तो 4 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेमेंट हो गए, बाकी 3 अभी भी बाकी हैं आपके। तो हम लोग क्या करते हैं? लिस्ट ए और लिस्ट बी में से जो अमाउंट बचता है जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद है, उसके लिए हम लोग लैंग्वेज क्या यूज़ करते हैं? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल। मतलब ये जो एसेट्स अवेलेबल हो किस किस के लिए अवेलेबल है? तो हम लोग लिखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये एसेट साइड खत्म होता है। फिर लाइबिलिटी साइड स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स लेते हैं, ग्रॉस एसेट्स का समरी। उसमें क्या लिखते हैं हम लोग? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस। तो बी लिस्ट के सेकेंड कॉलम का टोटल लेना होता है, और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स, ये तुम्हारी ग्रॉस एसेट्स आ गई। और इस ग्रॉस एसेट्स को ग्रॉस लाइबिलिटीज में से हम लोग माइनस करते हैं। फिर लाइबिलिटीज सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो लाइबिलिटीज सेक्शन डबल कॉलम में चलता है। तो लाइबिलिटीज सेक्शन में एक कॉलम तो हो जाता है ग्रॉस लाइबिलिटीज का, और एक कॉलम अपना एस्टिमेटेड वैल्यू का जो आउटर साइड चल रहा है वो चल ही रहा है। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो सिर्फ किस में आता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट सिर्फ ग्रॉस वैल्यू के कॉलम में आता है। आउटर साइड में हम लोग उसको नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसको माइनस कर चुके हैं और उसके लिए अब हमारे पास एसेट्स अवेलेबल नहीं है। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय एज पर लिस्ट बी में ध्यान रखना यहाँ वही आएगा जितना सिक्योर्ड होगा। फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, जिसमें जो भी तुम्हारे गवर्नमेंट ड्यूज़ एंड एम्प्लॉयज़ ड्यूज़ है वो आ जाएंगे, और वो एस्टिमेटेड कॉलम में भी आते हैं और ग्रॉस लाइबिलिटीज़ के कॉलम में भी आते हैं। और ये माइनस करने के बाद जो बचेगा एसेट्स का वो क्या होगा पता है? हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में लिस्ट सी के बाद में क्या होता है? लिस्ट डी आ जाती है। तो लिस्ट डी, ये लिस्ट डी है आपकी। तो लिस्ट डी में हम लोग क्या लिखते हैं? क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी। तो जनरली डिबेंचर और उस पर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो आ जाता है, ये आउटर कॉलम में भी आते हैं और ग्रॉस लाइबिलिटीज़ के कॉलम में भी आता है। फिर ये पेमेंट करने के बाद जो बचता है उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो यहाँ लैंग्वेज आता है एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। मतलब फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट जो क्रेडिटर सिक्योर्ड है उनको पेमेंट करने के बाद कितना सरप्लस या डेफिशिएंसी है। तो ये लैंग्वेज यूज़ होती है एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड मतलब लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी में जो कहीं नहीं आए वो सब हम लोग किस में लेते हैं? लिस्ट ई में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई में, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बी लिस्ट का डेफिशिएंसी हो गया, या सी लिस्ट में कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पूरा प्रेफरेंशियल नहीं है तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब ये आउटर कॉलम में भी आता है, यहाँ पे भी आएगा आउटर कॉलम में, और ये ग्रॉस लाइबिलिटीज़ के कॉलम में भी आता है। बस ग्रॉस लाइबिलिटीज़ के कॉलम की टोटल कर लो, और यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करवाने के बाद जो बचेगा उसको क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं? एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और ये जो अमाउंट है जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये अमाउंट जो है ये ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लाइबिलिटीज़ के बराबर होगा। और अब आगे अगर हम लोग बात करें, बस थोड़ा सा बच गया,
ये स्टेटमेंट कंटिन्यू चलेगा। अब ये स्टेटमेंट में ग्रॉस लाइबिलिटीज़ वाला कॉलम जो है ना, ग्रॉस लाइबिलिटीज़ वाला कॉलम सिर्फ लाइबिलिटीज़ तक है। अब हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ध्यान रखना पेड अप अमाउंट आएगा। एज पर लिस्ट, एज पर लिस्ट एफ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट एफ, और इक्विटी शेयर कैपिटल वो भी कौन सा, पेड अप, क्योंकि जितना शेयर होल्डर्स पे करेंगे उतना ही कंपनी रिफंड करेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप एज पर लिस्ट जी। और फाइनली ये दोनों माइनस होंगे, ये कंटिन्यू चल रहा है ना, तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद बचा था उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस हो जाएगी, और जो बचेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। ये बच जाएगा एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। तो सबसे पहला काम जो करना है ना क्वेश्चंस के लिए, वो ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, फिक्स फॉर्मेट है। तो ए से लेके एच तक कंटिन्यू ये स्टेटमेंट चलता रहता है। मतलब एक क्वेश्चन में करीबन 1.5 पेज का ये स्टेटमेंट पूरा बनता है। तो एक बार मेरे साथ में वापस से रिपीट करो, है ना, ये नोट्स में है, वहाँ से कॉपी कर सकते हो। क्लोज योर आइज़, मेरे वॉइस को फोकस करो, मेरी वॉइस को सुनो और समझो। तो हम लोगों ने बोला लिक्विडेटर स्टेटमेंट, फॉर्मेट का क्या फॉर्मेट है इसका, स्टेटमेंट फॉर्मेट है, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, अमाउंट जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू का है। क्वेश्चन में अपने को एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन होती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, ए से लेके एच तक कंटिन्यूसली लिखना है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। उसके अंदर वो सारी एसेट्स आ जाएगी जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है। ठीक है, फिर क्या आता है, ए के बाद में क्या आता है, बी, लिस्ट बी। फिर उसके बाद आता है लिस्ट बी। लिस्ट बी के अंदर, लिस्ट बी का हेडर क्या है, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। उसके अंदर अपना फॉर्मेट है, और उसका फॉर्मेट क्या है, नेम ऑफ एसेट्स, फिर उस एसेट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू, फिर अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर्स का अमाउंट ज़्यादा है तो डेफिशिएंसी, जिसका पेमेंट लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ होगा। और अगर एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा है तो सरप्लस कॉलम में आके बाहर आ जाएगा। और बाहर लिखने के लिए क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एस्टिमेटेड सरप्लस एज पर लिस्ट बी करके बाहर आ जाएगा। और ए और बी का टोटल मारेंगे ना, तो जिसको समझ में आ रहा है, ए और बी लिस्ट का जो टोटल है ना, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद है। वो सिक्योर टोटल 4 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। तो अब जो पैसा बचा हुआ है, अब जो एसेट्स बची हुई है, वो 3 क्रेडिटर्स के लिए बची हुई है। तो अब जो लैंग्वेज यूज आती है वो क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वेरी गुड, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, ये एसेट साइड हो गया। उसके बाद लाइबिलिटी साइड चालू करने से पहले क्या होता है, लाइबिलिटी साइड चालू करने से पहले हम लोग लिखते हैं समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। ग्रॉस एसेट बिना कुछ डिडक्ट किए, तो उसमें क्या लिखते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली पेज। बी लिस्ट में जो एसेट्स हैं उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी है, और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट मतलब ए लिस्ट में जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू लेनी है। ये अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता है। फिर उसके बाद लाइबिलिटी साइड जब चालू होता है तो डबल कॉलम में चालू होता है। लाइबिलिटी साइड में एक तो एस्टिमेटेड वाला कॉलम चल ही रहा है, और एक ग्रॉस लाइबिलिटीज चालू होता है जो लाइबिलिटीज सेक्शन तक चलता है। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका अमाउंट सिर्फ ग्रॉस लाइबिलिटीज के कॉलम में आएगा, आउटर कॉलम में नहीं जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग लिखते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। तो उसमें जो भी तुम्हारे गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज से रिलेटेड ड्यूज़ है वो आ जाएंगे, और वो एस्टिमेटेड कॉलम में माइनस हो जाता है, और इधर ग्रॉस लाइबिलिटीज़ के कॉलम में भी आता है।
तो ये माइनस करने के बाद जो एसेट्स बचती है, इससे पहले जो एसेट्स अवेलेबल थी वो 3 क्रेडिटर्स के लिए थी, अब तुमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो अब जो एसेट्स अवेलेबल है उसके लिए लैंग्वेज क्या यूज होगी, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। समझ में आया? और उसके बाद कहाँ तक आ गए, सी हो गया। अब सी के बाद क्या करोगे, लिस्ट डी लेना है, तो लिस्ट डी में वही ग्रॉस लायबिलिटीज और एस्टिमेटेड का कॉलम चलेगा। क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी, जिसमें क्या आएगा बताओ। हाँ, तुम्हारे जो डिबेंचर्स है उसका जो इंटरेस्ट वगैरह आउटस्टैंडिंग है वो आएगा, ये दोनों में आएगा। और ये माइनस करने के बाद, ये जो एसेट्स में से माइनस करने के बाद अब जो बचेगा उसका लैंग्वेज चेंज होता है, उसको लिखते हैं हम लोग एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फिर उसके बाद में जो बच जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिट, तो बचे कुछ जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जिनका पेमेंट बी में, सी में, डी में कहीं नहीं हुआ, वो सब क्या होगा, ई में आ जाता है। और ये माइनस करने के बाद जो बचती है एसेट्स उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी, एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और क्रॉस चेक करना चाहो तो ये जो अमाउंट है वो ग्रॉस एसेट्स, जो एसेट्स के बाद ग्रॉस एसेट्स का हमने बनाया था, और ग्रॉस लायबिलिटीज, तो ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लायबिलिटीज करोगे तो ये अमाउंट क्या होगा, बराबर आएगा। और उसके बाद में आपको क्या लिखना होता है, उसके बाद में लिखना होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल एज पर लिस्ट एफ और इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना पेड अप, जितना शेयर होल्डर्स ने पे किया उतना ही कंपनी वापस पे करेगी, इसलिए पेड अप अमाउंट आता है। और फाइनली जो बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस या डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, सरप्लस या डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। तो ये फॉर्मेट अपने को लर्न होना ज़रूरी है। तो ये फॉर्मेट लर्न होगा तो ही अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे। और नोट्स में देखो ये फॉर्मेट यहां बना हुआ है, ये देखो जो नोट्स आपको मैंने टेलीग्राम पे लिंक करके भेजा था। तो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए, ठीक है, ये सारा आ गया। फिर उसके बाद एसेट्स स्पेसिफिक, एसेट्स पहला क्या था, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, दूसरा क्या, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस, उसमें नेम, एस्टिमेटेड वैल्यू, अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, डेफिशिएंसी अगर क्रेडिटर ज़्यादा है, सरप्लस अगर एसेट ज़्यादा है। और फिर ये देखो बाहर लिखने के लिए लिखते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस एज पर लिस्ट बी करके बाहर आ जाएगा। फिर जो वैल्यू बचती है उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स, दिख रहा है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस लिस्ट बी और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट लिस्ट ए। ये ग्रॉस एसेट ये अंदर ही रहता है, ये ग्रॉस एसेट्स अंदर रहता है। फिर उसके बाद में लायबिलिटीज साइड चालू जाता है, तो उसमें ये कॉलम एक नया हो जाता है, ग्रॉस लायबिलिटीज का कॉलम। उसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट सिर्फ आउटर कॉलम में आता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट सिर्फ आउटर कॉलम में आता है, यहाँ नहीं आता है। उसके बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो जो एम्प्लॉय और गवर्नमेंट से रिलेटेड ड्यूज़ है वो यहाँ भी आ जाएंगे और यहाँ पे भी आएंगे। और ये माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलोगे आप, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर उसके बाद में क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी, तो जो भी तुम्हारा डिबेंचर और उनका इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। ये माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका लैंग्वेज क्या यूज़ होता है, सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ जाते हैं, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट बी, जो भी है ये दोनों साइड में क्या होगा, आ जाएगा। और ये माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और ये अमाउंट देखो किसके बराबर होगा, ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लायबिलिटीज के बराबर। फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल एज पर लिस्ट एफ, इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी। ध्यान रखना पेड अप कैपिटल ही लेना है, क्योंकि जितना शेयर होल्डर्स ने पेमेंट किया उतना ही कंपनी वापस रिफंड करेगी। और जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस और
डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे नोट देखो। अगर मान लो आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए लोन लिया, कंपनी ने अपने, ढंग से सुनो रे, इधर देखो, इधर देखो, हाँ कंपनी, मैं नहीं दिख रहा हूँ, हाँ दिख रहा हूँ मैं, हाँ कंपनी ने अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए लोन लिया तो वो लोन अगर अनपेड रह गया तो वो लोन भी प्रेफरेंशियल है। जैसे कंपनी की सैलरी, मंथली सैलरी 1 लाख है और कंपनी ने सैलरी पेमेंट करने के लिए लोन लिया, तो 1 लाख का सैलरी तो पेड हो गया पर उसकी जगह क्या हो गया, लोन आउटस्टैंडिंग हो गया, तो वो लोन भी क्या है, प्रेफरेंशियल है, ऐसा कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है। तो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ, दिख रहा है, if any loan is taken for payment to preferential creditors then same loan should be considered as preferential creditors as list in list C। उसको क्या मानेंगे, preferential मानेंगे। और in case of calls in arrear में बताया ही था मैंने, paid up capital is considered as list, हाँ in case of calls in arrear, अगर calls in arrear है तो paid up capital consider करना है किस में, list F में और G में, preferential capital और equity share capital का वो लेना है। फिर नोट देखो, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज़ के साथ साथ क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटीज़ कैपिटल, खोपड़े में बैलेंस शीट खोलो रे, एसेट साइड में एसेट्स होता है और लायबिलिटीज साइड में कैपिटल, रिजर्व और लायबिलिटीज़ होता है। तो लिस्ट ए से लेके एस तक सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का कोई रोल नहीं है। तो लॉस एंड रिजर्व आर नॉट कंसीडर इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आता ही क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज आती है। खोपड़े में बैलेंस शीट खोलो, नॉर्मल बैलेंस शीट फॉर्मेट में बात करूं तो इधर एसेट्स हो गया, तो ये लिस्ट ए और बी में आ जाएगी, इधर तुम्हारी कैपिटल है, रिजर्व है और तुम्हारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। तो ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो बी में या सी में या डी में आ जाएगी। तुम्हारी जो कैपिटल है प्रेफरेंशियल बी सी डी और ई, फिर तुम्हारी जो प्रेफरेंशियल कैपिटल है एफ में आ जाएगी, इक्विटी जे में आएगी। तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है या इधर कोई अगर लॉस है तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि हमको लिस्ट सिर्फ किसकी बनानी, एसेट्स और लायबिलिटीज की, वो भी एस्टिमेटेड वैल्यू पे। तो लॉस एंड रिजर्व आर नॉट कंसीडर इन अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज कंसीडर इन द सेम लिस्ट इन विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज कंसीडर। मतलब अगर लोन सिक्योर्ड है, लोन सिक्योर्ड है, उस लोन पे कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी सिक्योर्ड है। तो फंडा सीधा सा है कि जिस कैटेगरी में प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा उसी कैटेगरी में उसका इंटरेस्ट भी जाएगा। तो कॉमन सेंस है वो, है ना, समझ में आया क्या बोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 1, अगर कोई लोन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए लिया तो वो लोन अगर आउटस्टैंडिंग है तो लोन भी प्रेफरेंशियल है। सेकंड समझ में आया, अगर कॉल्स इन एरर वगैरह है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉल्ड अप अमाउंट लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट ए से लेके एस तक सिर्फ मैं एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सटर्नल कैपिटल ही शो करता हूँ, इसलिए रिजर्व या लॉसेस जो है वो लिस्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कहीं नहीं आता है। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो जिस कैटेगरी में प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा उसी कैटेगरी में क्या होगा, इंटरेस्ट भी जाएगा। चलो अभी जितना मैंने समझाया, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा पहले क्या करो, फॉर्मेट लर्न करना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा वो करके बताता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट में देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी सबमिटेड टू, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी सबमिटेड टू मीटिंग ऑफ मेंबर्स और क्रिएटर। तो कुल मिला के यहाँ बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है यहाँ पे आपको, ठीक है। एक्स कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, एक्स कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब शेयर होल्डर्स ने लिक्विडेट करवा दिया।
द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्ट मतलब ये बैलेंसेज गिवन है। मशीन, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश, ये नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, लॉस है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में रिजर्व और लॉस के लिए कोई जगह नहीं है। कैपिटल आ जाएगी, डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज आ जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने को इसको सेट करना है। द फॉलोइंग एसेट्स आर रिवैल्यूड एज अंडर। बैलेंस शीट में हमेशा क्या होता है, बुक वैल्यू, जबकि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर क्या लेते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो द फॉलोइंग एसेट्स आर वैल्यूड, तो मशीन की एस्टिमेटेड वैल्यू, मशीनरी का एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है, मशीन का एस्टिमेटेड वैल्यू 1,80,000 है, तो 90,000 बुक वैल्यू, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 90 है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी का 2,18,000 एस्टिमेटेड वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट का रियलाइजेबल वैल्यू 12,000 है। स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू 6,000 है और डेटर्स का रियलाइजेबल वैल्यू 1,40,000 है। ठीक है, अब जिन ये सब इनका कैश का तो रियलाइजेबल वैल्यू वही होगा। फिर नीचे लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड ऑफ लीज और प्रॉपर्टी। मतलब जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना वो सिक्योर्ड है। बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड है किसके अगेंस्ट में, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ना और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये दोनों लिस्ट बी में जाएंगे। लिस्ट बी, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। और क्या लिखा है देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट, देयर वर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अमाउंट्स टू 3,000 व्हिच वर नॉट इंक्लूडिंग इन द क्रेडिटर्स ऑफ 60। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 के दिए। चलिए सर अभी क्या करना है, चलो यहाँ बनाता हूँ मैं, पहले देखो खुद से करना बाद में। हेडिंग आ जाएगा तुम्हारा वही स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, स्टेटमेंट ऑफ है। बहुत इजी है, फॉर्मेट याद हो तो। हाँ बच्चों, ये पर्टिकुलर और अमाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसेट्स दिख रहा है क्या, एसेट्स नॉट assets not specifically placed as per, चलो आगे लिख देता हूँ, लिस्ट ए, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड ए। अब जिसने ढंग से मेरे साथ में क्वेश्चन पढ़ा हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्या है, सिक्योर्ड है। मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी सब क्या है, नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। तो आप लिक्विडिटी ऑर्डर में लिख सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, कैश 3,000, कैश के बाद में यू कैन राइट डेटर कितना 140, बुक वैल्यू मत लिख देना, एस्टिमेटेड वैल्यू लिखनी है। डेटर्स 140 हो गया। फिर आप इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो 12,000, स्टॉक लिख सकते हो, स्टॉक के बाद में मशीन लिख सकते हो। तो मैंने प्रॉपर्टी को छोड़कर टोटल मारो बच्चों, 180 प्लस 18,000 प्लस 143,000। तो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ 3,41,000। ठीक है, फिर क्या लिखूँगा मैं, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। फॉर्मेट है, कुछ नहीं है, फॉर्मेट गोट लो, 2 बार आंख बंद करो, मतलब 2 बार आंख बंद करके फॉर्मेट सोच लो, समझ में आ जाएगा। तो इसका अपना अंदर अलग फॉर्मेट है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेम। किसका नेम लिखोगे, अपना मत लिख देना। नेम क्या है, लीज ऑल प्रॉपर्टी, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है कितनी, 2,18,000।
फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर 54,000। डेफिशिएंसी होती तो यहाँ लिख देता सरप्लस बच रहा है। तो सरप्लस देखो 2,18,000 का रियलाइजेबल वैल्यू, उसमें से ओवरड्राफ्ट 54 पेमेंट होने के बाद 164 बचेगा एंड दैट वी कैन यूज़ फॉर अदर लाइबिलिटीज। तो मैं यहाँ इसको बाहर लेने के लिए क्या लिखूँगा, एस्टिमेटेड सरप्लस एज पर लिस्ट बी। बस तो 164 जो बच रहा है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद बच रहा है, तो 341 तो एसेट्स ऐसी जो कहीं प्लेस नहीं है, और 164 बच रहा है तो 5,05,000। तो ये 5,05,000 के लिए लैंग्वेज क्या यूज़ करोगे, एस्टिमेटेड सरप्लस फॉर preferential creditors secured by floating charge and unsecured creditor। ठीक है, ये एक तरह से अपना एसेट, ये कंटिन्यू चलेगा आपकी कॉपी में, कंटिन्यू बनाना आप लोग, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करके यहाँ बना लेता हूँ, तो ये कंटिन्यू चल रहा है ना, ये अपना वही एस्टिमेटेड वैल्यू वाला कॉलम है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। तो लाइबिलिटीज चालू होने से पहले समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस, अंदर ही रखना, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस। लिस्ट बी का सेकंड कॉलम देखो, वहाँ से पता चलेगा बिना कुछ माइनस किए 218 है, और मैं लिखूंगा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स, और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स है लिस्ट ए वाली 341, 218 प्लस 341 तो 5,59,000। ये मेरी ग्रॉस एसेट्स हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइबिलिटीज साइड चालू हो जाएगी। तो ये लाइबिलिटीज साइड में एक कॉलम जो है वो ये ग्रॉस लाइबिलिटीज का एक कॉलम और स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी कितना है 54,000। तो ये 54 ये आउटर कॉलम में नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। मुझे क्वेश्चन याद है बराबर से, तो कहीं नीचे लिखा हुआ था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 है, तो ये 3,000 दोनों साइड में। अब टोटल एसेट्स अवेलेबल थी अपने पास कितनी, 5,05,000, यही था ना। 341 प्लस 164, 341 प्लस 1,64,000, तो टोटल एसेट्स अवेलेबल है 5,05,000। उसमें से 3,000 अगर मैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दे भी दूं, तो अब मेरे पास क्या हो गया 5,02,000। और ये 5,02,000 किसके लिए बचे हुए, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल, वेट,
हाँ जी, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर क्या लिखूँ? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेड हो गए और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी पेड हो गए फॉर क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए। अब क्या लिखना है तुमको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद में, बताओ। चलो ये कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब क्या लिखूं? क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस एज पर लिस्ट, बोलो डी। तो क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी में कौन आता है? डिबेंचर होल्डर्स। तो क्वेश्चन में देखो, डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज 150 है, तो डिबेंचर लिखो, डिबेंचर होल्डर्स लिखो, तो 150 माइनस हो जाएगा और इधर से भी 150 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो ये 150 माइनस कर दिया, 5,02,000 था, उसमें से 150 माइनस कर दो, तो अभी भी 3,52,000 सरप्लस है। तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? सरप्लस एज रिगार्ड्स टू, सरप्लस एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, सरप्लस एज रिगार्ड्स टू डिबेंचर होल्डर्स। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट के बाद इतना बचा हुआ है। और अब क्या लिखना है अपने को? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई में क्या है? क्रेडिटर्स हैं बस, और क्या है? डिबेंचर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट था रे क्रेडिटर्स का? 60,000। बस फाइनली मैं क्या लिखूंगा? ये 60 इधर भी आ जाएगा, तो इधर टोटल मारोगे तो ये तुम्हारा इधर ग्रॉस लाइबिलिटीज का टोटल हो जाएगा। और जो अमाउंट बच रहा है 352 में से 60,000 माइनस कर दो, 292 बच रहा है। और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू एज रिगार्ड्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद 292 बचा हुआ है। और ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का टोटल मारूँ ना मैं, तो ग्रॉस लाइबिलिटीज़ में देखो 54,000 प्लस 3,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्लस 1,50,000 और प्लस 60,000, तो ये आ रहा है 2,67,000। तो क्या है ये 2,67,000? ये ग्रॉस लाइबिलिटीज़ है। और ये जो अमाउंट है ना, ये अपना ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लाइबिलिटीज़ के बराबर होना चाहिए। ग्रॉस एसेट्स है 559 और ग्रॉस लाइबिलिटीज़ है 2,67,000। तो 5,59,000 माइनस 2,67,000, 292। इसका मतलब कोई मैथमेटिकली मिस्टेक नहीं है आपकी, बस ये स्टेटमेंट कंटिन्यू अभी भी चलेगा। और अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, यहीं यहाँ चलो कंटिन्यू चलेगा। ये क्या लिखूँगा मैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
एज पर लिस्ट एफ होगी तो आ जाएगी, नहीं है तो नील आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी, इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी 2,40,000। बस। और फाइनली 292 में से 240 माइनस करोगे तो 52,000 का सरप्लस है। सरप्लस एज पर लिस्ट एच, आगे बताऊंगा लिस्ट एच कैसे बनाते हैं, तो लिस्ट एच भी बनती है पूरी। तो इससे ये पता चल रहा है कि आज अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज और कैपिटल माइनस करे तो प्रॉफिट बच गया 52,000। तो ये बेसिकली जो सरप्लस बच रहा है ना, ये एक तरह से क्या है, प्रॉफिट है। कि आज अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज और कैपिटल पेमेंट करने के बाद 52,000 बच जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट ए, लिस्ट बी, उसके बाद ग्रॉस एसेट्स, फिर लायबिलिटीज चालू हुई बी सी डी ई, फिर एफ जी और ये ऐसा। तो इजी है, बस ध्यान रखना बैलेंस शीट में हमेशा क्या होता है पता है, बैलेंस शीट में हमेशा अपने को क्या होता है, बुक वैल्यू दी होती है, तो बैलेंस शीट के नीचे एस्टिमेटेड वैल्यू दी होती है, वहाँ से अपने को लेनी पड़ती है, समझ में आया। तो ये ना समझ में आया ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो फिर कह रहा हूँ कि 2 या 3 बार अच्छे से फॉर्मेट को लर्न करके लिखना। मतलब क्या करना, पहले लर्न करना, हाँ पहले लर्न करना, फिर अपने हाथ अब लर्न किया हुआ लिखना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। होप कि आपको समझ में आएगा, नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं और क्लेरिफिकेशन ले लूँगा, ठीक है बेटा। तो जस्ट ये एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट और उसका एक एग्जांपल। चलो बाय बाय, टेक केयर।